हेलो, नमस्कार साथियों। मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। यह मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर हम दोनों की तैयारी करवाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड पेपर हिस्ट्री है हमारा, जिसका कि मैं खुद एजुकेटर हूँ। और 1 बजे, दिन में 1 बजे डेली हमारी क्लास होती है। कुछ लोगों का भी यही नहीं पता यार। ठीक है, दिन में 1 बजे हमारी डेली लाइव क्लास होती है, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं टॉपिक पे अपने अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो हमारा गुप्त काल फिलहाल चल रहा है। ठीक है, गुप्त काल, और गुप्त काल हो चुका है हमारा कंप्लीट लगभग, और गुप्त काल के बाद का जो गुप्तोत्तर काल है उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल के अंदर कौन कौन छोटे छोटे कुछ राजवंश हुए हैं साथियों। देखिए साथियों, क्या होता है, जब स्कंद भानुगुप्त अंतिम जो इसका शासक था, हुणों ने आक्रमण करके उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न कर दिया था 6th सेंचुरी में। 550 ईस्वी के आसपास में गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया था लगभग। बाद में हालांकि कुछ परवर्ती गुप्त शासक हुए हैं जो कुछ विशेष नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसी के साथ साथ फिर छोटे छोटे और राज्य उभर आए। छोटे छोटे और राज्य उभर आए जो कुछ, और उन्हीं में से कुछ राजवंश निकल कर आए, जिनमें से मेन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। क्लियर। तो पहला कौन सा है हमारा, मालवा का ओलिकर राजवंश। मालवा का ओलिकर राजवंश, जिसका एक प्रमुख शासक था यशोधर्मन। ठीक है, यशोधर्मन का अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, जिसका कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। मंदसौर अभिलेख का लेखक जो है वासुल। लेखक कौन है इसका, वासुल। ये मैच मेकिंग में आता है। हरिशेन किसका लेखक है, वासुल किसका लेखक है, तो ये मैच मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने 532 ईस्वी में विजय स्तंभ की स्थापना की थी, और मंदसौर प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। मंदसौर का अभिलेख जो है, मंदसौर प्रशस्ति, जो कि इसके क्या बोलते हैं, प्रशंसा में जो अभिलेख जारी किया गया था, प्रशंसा पत्र जारी किया गया था, उसे मंदसौर प्रशस्ति बोलते हैं। ठीक है, इसमें उल्लेख मिलता है, इसने ये अच्छा क्या बोलते हैं, बहादुर शासक था साथियों, और इसने हुणों को परास्त किया था, हुणों को हरा दिया था। मंदसौर प्रशस्ति में इसका हमें उल्लेख मिलता है। जो कि प्रमुख शासक हुणों का जो सरदार था वो कौन था, मिहिरकुल। कौन था ये, मिहिरकुल। तो मंदसौर प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है हमें कि जिस मिहिरकुल ने, ध्यान दीजिए साथियों, बता रहा हूं बार बार, जिस मिहिरकुल ने, जो कि कश्मीर का शासक था, शैव था वो, जिस कश्मीर के शासक मिहिरकुल ने शिव के अतिरिक्त किसी और को नहीं पूजा, शिव के अतिरिक्त किसी और को नहीं पूजा, उससे मिहिरकुल ने, किसने, सॉरी, यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना करवाई, अपने पांव पकड़वाए। मिहिरकुल को चरण वंदना करवा दी थी, उसको हरा दिया था और उससे अपने पांव पकड़वाए थे, उससे माफी मांगी थी। हालांकि इसने फिर बाद में क्या किया कि यशोधर्मन ने उसको पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, कारागार में डाल दिया था, लेकिन उसकी माँ ने, किसकी माँ ने, यशोधर्मन की माँ ने उसके ऊपर दया दिखाते हुए अपने बेटे को कहा, यशोधर्मन को, कि उसको मुक्त कर दे, और उसने अपनी माँ के बहकावे में आकर उसको मुक्त कर दिया। फिर उसने क्या किया पता है, मिहिरकुल में कश्मीर में भाग गया, वो कश्मीर में भाग गया, वहाँ का जाकर उसके जो उस समय का शासक था उसको मार दिया, और फिर गद्दी हटिया के खुद राजा, फिर दोबारा से खुद राजा बन बैठा कश्मीर का। तो बिल्कुल बहुत होते हैं यार, ये चलता रहता है इनका, राजनीति चीज इसी को कहते हैं, नहीं उठापटक चलती रहती है इनमें। दूसरा मैत्रक वंश। मैत्रक वंश में जो था वल्लभी, गुजरात में था साथियों, ये वल्लभी गुजरात में था, जिसका कि संस्थापक था भट्टार्क। कौन था, भट्टार्क संस्थापक था। और दूसरा प्रमुख शासक जो हुआ था वो हुआ था ध्रुवसेन, 7th सेंचुरी में ध्रुवसेन II, जिसके के बारे में उल्लेख जो ह्वेनसांग उसके टाइम पीरियड में आया था, 7th सेंचुरी में आया था ना ह्वेनसांग भी। तो जरा बताइए ह्वेनसांग का टाइम पीरियड क्या है साथियों, देखते हैं जरा कितने लोग बता पाते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का टाइम पीरियड क्या है इंडिया के अंदर, कब से कब तक रहा था वो, जरा बताएंगे, देखते कितने लोग बता पाते हैं, लिखिए कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद आते हैं हूण। ये साथियों बहुत अत्याचारी और बर्बर थे। हूण जो है ना, हूण मध्य एशिया से आए थे साथियों, और इन्होंने मध्य एशिया से, इनकी 2 शाखाएं निकली, एक पूर्वी शाखा और एक पश्चिमी शाखा। पश्चिमी शाखा जो थी वो हिंदुस्तान और चाइना के आसपास के क्षेत्रों में फैल गई थी, और पूर्वी शाखा जो थी वो रोम की तरफ चली गई थी, रोमन एम्पायर जो था उस तरफ चली गई थी। ये इनके बारे में कहावत है साथियों कि ये इतने घोड़ों पर चलते थे, कोई खाना बदोश थे ये लोग, खाना बदोश थे, अत्याचारी थे, और ये कबीलाई समाज में से निकल करके आए थे, कबीलाई समाज में से निकल कर बहुत अत्याचारी थे, और घोड़ों पर ही चलते रहते दिन रात, टोल का टोल, हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में घोड़ों पर चलते थे और दिन रात चलते रहते थे लगातार।
घोड़ों पर भी इनके बारे में है कि ये जल्दी से आराम भी नहीं करते थे, घोड़ों पे ही चलते चलते अपनी नींद ले लिया करते थे और खाना पीना भी घोड़ों पे ही करते थे। सोच के देखिए क्या रहा होगा। और दबा कर जहां भी घुस जाते उसी साम्राज्य को तहस नहस कर डालते थे, आग लगा देते और लूट खसोट कर लेते थे। इस प्रकार के एक जनजातीय समूह था ये। ठीक है, तो मध्य एशिया से निकल करके आए थे आधुनिक तुर्की में। वहाँ एक चीज़ और है इनके बारे में कि इन्होंने, इनकी जो पूर्वी शाखा थी ना साथियों, जिसके एफ्सलान कहा गया है या कहा गया है श्वेत हूण, श्वेत हूण, हालांकि तोरमान को भी कहा गया है, वो भी हूण शासक था, तोरमान को भी श्वेत हूण बोल देते हैं। उसके सिक्के पर में उल्लेख मिलता है। इन्होंने क्या किया था साथियों कि मध्य पूर्वी एशिया में जाकर के चाइना, आज का जो वेस्टर्न चाइना है, वेस्टर्न चाइना बोल तो इंडिया के साथ लगता है ऊपर की तरफ का जो चाइना, इधर के आसपास में जाकर के उत्पात मचाया और वहाँ की जो मूल निवासी थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे उस समय के युची या तोखरी, उनको अपने मूल स्थान से भगा दिया था मार मार करके। वो उन्हें पर शरण लेनी पड़ी थी हिंदुस्तान, आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास और कश्मीर के क्षेत्र में। कौन थे वो लोग? कुषाण, बाद में जो कि कुषाण कहलाए। युची या चोखरी तोखरी जनजातीय थी, जिसको कि विमल कजुल कडफिसिस, हाँ कजुल कडफिसिस, विम कडफिसिस और कनिष्क, ये तीन उसमें से प्रमुख शासक निकल कर गए। किसमें से? कुषाण शासकों में से। तो उन्होंने उनको पीछे धकेल दिया था और फिर वो कुषाण शासक यहाँ करके बसे थे। क्लियर? ये था हूणों के बारे में। बहुत बर्बर जातियां थी साथी, और दो शाखा निकल कर गई। मैंने अभी आपको बताया, पूर्वी शाखा हिंदुस्तान की तरफ आई थी और पश्चिम शाखा रोम चली गई थी। श्वेत हूण भी बोल देते हैं, जिसका कि शासक प्रमुख था खुशनवाज। खुशनवाज ने साथ सबसे पहले हमला किया था भारत पर स्कंदगुप्त के समय, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय था, और इस स्कंदगुप्त ने इसको बहुत आसानी से हरा करके वापस धकेल दिया था। किसको? खुशनवाज हूण शासक को। इसके बाद आया तोरमान। तोरमान का टाइम पीरियड 500 टू 515, 500 से 515 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा है। ये जैनी था, जैन ग्रंथ कुवलय माला में इसको जैनी बताया गया है साथियों, जैन धर्म को मानने वाला। हालांकि बाकी सभी लोग जो थे शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन कुवलय माला में उल्लेख मिलता है कि ये जैन था, जैनी था। ठीक है, इसकी मुद्रा पर सूर्य का चित्रांकन मिलता है साथियों। क्या मिलता है? इसकी मुद्रा पर, इसके सिक्कों पर सूर्य का चित्रांकन मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसी का पुत्र, किसका? तोरमान का पुत्र मिहिरकुल शासक बन जाता है। इसके बाद में उसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड क्या रहता है? 515 से 547, 515 टू 547। ठीक है, और ये ग्वालियर का लेख में से हमें जानकारी मिलती है। ग्वालियर का अभिलेख जो है, इसने जो गुदवाया था, उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कल्हण की राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है हमें इसके बारे में। कल्हण की राजतरंगिणी में इसका हमें उल्लेख मिलता है। किसका? तोरमान का, सॉरी मिहिरकुल का। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये विनाशक था, विनाश का देवता, मतलब जहां जाता था वहीं पे विनाश कर देता था, वहीं पे तबाही मचा देनी इसने। इतना निकम्मा हरामी आदमी था ये। ठीक है, बौद्धों का शत्रु था, बौद्धों का शत्रु था। सियालकोट में इसने साथियों घोषणा की थी कि सभी बौद्धों को नष्ट कर दिया जाए, सभी शर्मणों का बौद्धों को नष्ट कर दिया जाए। बौद्धों से बहुत वैर भाव रखता था ये। ठीक है, इसने कहा था कि संघाराम, इसने 16,000 संघाराम तोड़वा दिए थे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। कितने? 16,000 संघाराम को तोड़वा दिया था इसने, बौद्धों को कलम करवा दिया था। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता ना, उससे भी खतरनाक किया था इसने। ठीक है, तो ये, और इसने और क्या क्या किया था साथियों, ये जो है बहुत अत्याचारी प्रकार का था। बौद्धों को मरवा दिया इसने, घोषणा कर दी कि जो बौद्ध मिले उनको सबको सफाया कर दो, और महात्मा बुद्ध और उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों का नष्ट कर दो। कुछ भी उसके नियम और विनय, जो नियम का कानून थे संघाराम और बौद्ध दर्शन में, सबका सफाया कर दो। इसने ऐसी घोषणा करवाई। किसने? मिहिरकुल ने। ठीक है, विनाश का देवता, बौद्धों का शत्रु था, बौद्धों का बहुत संहार करवाया, बौद्धों को बहुत परेशान किया था इसने साथियों। हाथी का शत्रु था, हाथी को पता हो यार, हद हो गई, जानवरों को मरवा रहा इंसान, कैसा बेवकूफ राजा था। हाथी, इसके बारे में कल्हण राजतरंगिणी में लिखते हैं अपने कि ये जो था, हाथियों, मरते हुए हाथियों की चिंगाड़ सुनकर बहुत आनंदित होता था। हाथियों को, अपने सैनिकों को बोल देता था कि पहाड़ों पर चढ़ा दो हाथियों को घेर गोट करके पहाड़ों पर चढ़ा देते थे। और बेचारे हाथी कहाँ जाएंगे पहाड़ों पर, इतने भारी शरीर उनका यार, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं वो आसानी के साथ में, और बेचारे गिर जाते थे घाटी वगैरह में। बैलेंस नहीं बन पाता तो गिर जाते थे, बेचारे मर जाते थे हाथी। और ये सुन करके उसको बहुत खुश होता था। एक कश्मीर का शासक और हुआ था, हर्ष। जब मध्यकाल आएगा, कश्मीर का शासक आएगा ना साथियों, कश्मीर के उसके बारे में बताएंगे हम आपको। एक कश्मीर का शासक हर्ष भी हुआ था, जो वो भी निकम्मा था। वो भी इसी तरह से हाथियों का चिंगाड़, मरते हुए हाथियों को चिंगाड़ सुनकर बहुत प्रसन्न होता था। और उसने तो साथियों यहाँ तक कहा जाता है उसके बारे में, तो मूर्तियाँ तक लूट ली थी उसने। तो क्या लूट लिया था?
मंदिरों के ऊपर, मंदिरों को लूट लिया था और मंदिरों को जो चढ़ावा आता है सोना चांदी था वो लूट लिया था, और मंदिरों में जो सोने चांदी की प्रतिमाएं जो रख ली थी वो भी लूट ली थी। किसने? कश्मीर का शासक था हर्ष, उसने। हर्षवर्धन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये था, इसके हाथियों का शत्रु था, हाथियों को मरवा देता। इसके सिक्कों के ऊपर नंदी और त्रिशूल की चित्रांकन मिलता है साथियों, नंदी और त्रिशूल का चित्रांकन मिलता है। किसके सिक्कों पर? मिहिर कुल के सिक्कों पर, ठीक है। इससे अनुमान लगाया कि शैव था, शैव धर्म को मानने वाले थे ज़्यादातर हूण, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में साथ ही सुंगयून आया था। संगयून इसको येठा बोलता है, क्या कहता है? संगयून इसको येठा बोलता है, जो कि चाइनीज राजदूत था, चीन का राजदूत था। और कॉस्मोस, कॉस्मोस साथ ही यूनानी पादरी था। कहाँ का था? यूनान का पादरी था, ईसाई धर्म प्रचारक था एक, ठीक है। वो 530 में इसी के साथ टाइम पीरियड में आया था। और ह्वेनसांग इसके टाइम पीरियड में नहीं आया था, कंफ्यूज मत होइए, बता रहा हूँ। लेकिन ह्वेनसांग ने इसके बारे में लिखा कि इसकी राजधानी सियालकोट थी, शाकल थी, बाद में लिखा, क्योंकि इसका ह्वेनसांग का टाइम पीरियड मैंने अभी आपसे पूछा, कुछ ने बताया 629-30 से लेकर के 645 के बीच में ह्वेनसांग रहा था, लगभग 15 साल हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में रहा था वो। लेकिन दोनों के बीच में 100 साल का गैप आ जाएगा, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में और इसके टाइम पीरियड, इसके मिहिर के टाइम पीरियड में लगभग 100 सालों का गैप आ जाएगा। तो लेकिन इसने, ये इसके टाइम पीरियड में नहीं आया था इसने, लेकिन ह्वेनसांग ने इसके बारे में लिखा कि इसकी राजधानी उस समय सियालकोट थी, ठीक, इसलिए यह लिख दिया मैंने, मिटा देता हूँ। कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर गलत पढ़ा देते हैं, गलत नहीं पढ़ा रहा, जो मेन फैक्ट है उसके बारे में बताना पड़ रहा है, ठीक है। ह्वेनसांग भी इसके टाइम पीरियड में आया था, ह्वेनसांग ने भी, ह्वेनसांग इसके टाइम पीरियड में नहीं आया था, ह्वेनसांग ने इसके बारे में लिखा अपनी सीयूकी में। क्लियर? यहाँ का हो गया। तो ये मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक इधर का सबको समझ में आ जाना चाहिए साथियों, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो किसी प्रकार का तो जस्ट अभी, ना कि बाद, जस्ट अभी पूछ लीजिए, मैं साथ के साथ आपको आंसर देता हूँ, आपको सबको पता है। 1 बाय 1 साथियों, हर स्टूडेंट मेरे नजरों में रहता है। कल भी क्या नाम, एक लड़की नहीं आ पा रही थी कई दिनों से, मैंने पूछा उससे, मैं क्या दिक्कत है आपको, क्यों नहीं आ पा रहे हो आप? तो उन्होंने कहा सर मैं रेगुलर वीडियो देखती हूँ लेकिन कमेंट नहीं कर पाती हूँ। कमेंट कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है कमेंट करने में आप लोगों को? कमेंट भी कर दे, मुझे पता लग जाता है कौन कौन स्टूडेंट हमारा रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, कौन कौन स्टूडेंट नहीं अटेंड कर पा रहा हमारी क्लास, उससे पता लगता है। प्रेजेंट दिया करो, अपनी प्रेजेंट किया करो, आते के साथ जैसे वीडियो शुरू होती है खटाक स्क्रीनशॉट ले लिया और हेलो हाय गुड आफ्टरनून जो भी है आपका बोला करो, उसमें क्या दिक्कत है यार, मैं रिप्लाई करता हूँ हर बार आपको। ये क्लियर हो गया इधर का, ठीक है। इधर देख लेते हैं अभी, अब ये हूणों का यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा पूरा हो गया है, अब हम हूणों का पतन देखते हैं, ठीक है। स्वाभाविक सी बात साथियों, हर चीज़ का जब उठान होता है तो उसका डाउनफॉल भी आता है, पतन भी होता है, ठीक है। इसको किसने हराया? सबसे पहले हूणों को किसने हराया था? ईशान वर्मन ने, ईशान वर्मन ने हराया हूणों को। और यशोधर्मन के बारे में अभी हमने बताया, यशोधर्मन ने तो इसको चरण वंदना करवाई थी मिहिरकुल की, मिहिरकुल से पाँव पकड़वा ली थे अपने, ठीक है। हाँ, एक और याद आया साथियों, आप बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको। मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी का सबसे पढ़ा लिखा इंसान, उसको 6 महीने तक बंधक बना के रखा, उससे अपने घर के झाड़ू पोछा करवाया। किसने? जरा देखिए, दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए, गारंटी दे रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक मुगल शासक रहा है और एक ये मोहम्मद बिन तुगलक, 6 महीने तक अपने दरबार में बंदी बनाकर रखा मोहम्मद बिन तुगलक को। किसी एकेडमिक्स में कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा ये फैक्ट आपको जो मैं बता रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ। ढूंढ लीजिए, दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए और बुक किताबें छान मारिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बताऊंगा आपको इसकी राम कहानी क्या थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने गुलाम बनाया? किसने हरा करके अपने दरबार के बर्तन मंजवाए उससे, उसके पाँव पकड़वा, उससे झाड़ू पोछा करवाया अपने घर का। देखते जरा कितने लोग बता पाते हैं। क्लियर? यशोधर्मन ने हराया और प्रभाकर वर्धन ने, क्योंकि प्रभाकर वर्धन के साथ एक जगह हमें उल्लेख मिलता है हूण हरिण केसरी उपाधि। क्या मिलता है? हूण हरिण केसरी, जिन्होंने, केसरी मतलब राजा जिसने हूणों को हराया, तो उसने भी हराया था प्रभाकर वर्धन ने भी, जो कि वर्धन डायनेस्टी का राजा था एक। क्लियर? अब हम और आगे चलते हैं, अब हमारा मेन आ जाता है साथियों वर्धन वंश। क्या आता है? वर्धन वंश, वही हर्षवर्धन वाला राजवंश, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसके बारे में सबसे अच्छा जो जानकारी का स्रोत है ना साथियों, वो है एक तो क्या बोलते हैं वो, बाणभट्ट लेखक, जो इसी का समकालीन हुआ साथियों, इसी का दरबार में रहता था। बाणभट्ट ने 2 प्रमुख किताबें हैं उसकी, कादम्बरी और हर्षचरित। हर्षचरित में 8 उच्छावास हैं, हर्षचरित में 8 जो है वो उच्छावास नहीं मतलब अध्याय है, मतलब चैप्टर्स हैं,
क्या है, चैप्टर्स हैं, उच्छावास बोल देते हैं क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई है वो। जैसे कि अष्टाध्यायी में 8 चैप्टर हैं, इसी प्रकार से हर्षचरित में भी 8 चैप्टर्स हैं जिनको उच्छावास बोला गया है। 3 स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, 2 या 3 चैप्टर्स में उस बाणभट्ट ने अपनी जानकारी दी है, अपनी जीवनी दी है, अपने बारे में बताया कि मैं कैसे कहते मैं पकड़ पकड़ टाइप का था, लुहारों के साथ, सुनारों के साथ, नंगड़ों के साथ, मतलब व्याभाचार्यों के साथ भी रहा मैं, मस्ती जवानी के मस्ती में चूर रहा और मैं भटकता रहा, लोगों ने मेरे मजाक उड़ाया। और लास्ट में वो हर्ष से मिला सरयू नदी के किनारे, एक नदी थी उसके किनारे पर मिला हर्ष से, पहली मुलाकात उसकी वहाँ पर हुई। तो हर्ष ने उसे कहा कि मैं तब मिलना चाहूँगा जब मैं तुझसे प्रसन्न होऊंगा, तू कुछ ऐसा काम कर जिससे कि मुझे प्रसन्नता हो, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा, फिर मैं तुझे अपना आश्रय दूंगा। तो तब अपने भाई के कहने पर और राजा के थ्रू उसको ये लगा, तो उसने रचना की थी हर्षचरित की। आख्यायिका है, आख्यायिका मतलब एक हिंदी का शब्द है, हिंदी की टर्म है। आख्यायिका मतलब होता है कि एक जो अपने समकाल राजा होता उसी का ही जीवन वृत्त लिखना, ना कि ग्रंथों में से, पहले के पॉलिटिकल ग्रंथ जो होते हैं ना, उन किताबों में से उदाहरण नहीं लेते हुए एट प्रेजेंट में जो राजा है उसी का ही राजकाज के बारे में सारा यूं का यूं लिख देना। हालांकि उसमें कुछ गलतियां भी है बाणभट्ट की, कुछ उसमें बताएंगे जब चैप्टर तो आगे चलेगा तब उसके बारे में। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर तक का। हाँ, इसमें देखो इसे पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है साथियों। क्या बोला जाता है? पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला शासक माना गया है वो पुष्यभूति को माना गया है। किसके अनुसार? बाणभट्ट के अनुसार। बाणभट्ट पुष्यभूति को पहला शासक मानते हैं, वर्धन वंश का संस्थापन करता, जो कि शैव थे। बाणभट्ट लिटरेचर में मिलता है, लेकिन इसका अभिलेखों में और आर्कियोलॉजी में, सिक्कों में कोई उल्लेख नहीं मिलता पुष्यभूति का। अभिलेखों में, सिक्कों पर के आधार पर जो आर्कियोलॉजी का जो है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? सबसे पहला शासक नरवर्धन। कौन सा शासक मिलता है साथियों? नरवर्धन मिलता है। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश भी बोल देते हैं इसको, वर्धन वंश को। तो पुष्यभूति जो बोला गया है वो बाणभट्ट कहते हैं इसका, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति को बाणभट्ट मानते हैं, लिटरेचर मानता है, लेकिन आर्कियोलॉजी नहीं मानता, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला आर्कियोलॉजी में, ना सिक्के मिले हैं ना लेख मिला है कोई। तो लेख, पुरातात्विक लेख और सिक्के जो है वो मानते हैं नरवर्धन को, हर्षवर्धन का संस्थापक। ठीक है, नरवर्धन जिनकी की राजधानी साथियों थानेश्वर थी। थानेश्वर, एक याद आया, थानेश्वर जो है साथियों हरियाणा प्रांत में कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, वहाँ पे कुरुक्षेत्र के पास में ही है। थानेश्वर करके था ये, बाद में थानेश्वर बना है। दिल्ली से 40 मील दूर है करीब। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये पूरा जो चंडीगढ़, दिल्ली से चंडीगढ़ वाला हाईवे रूट जाता है उसमें बीच में पड़ता है कुरुक्षेत्र, वहाँ उसी के पास में है। वहाँ पे स्नान होता है और वहीं से हमारी ये सभ्यता निकल करके आई, महाभारत का सारा सिस्टम वहाँ से निकल करके आए। कितने लोगों को पता है यार, बताओ? हैं, कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र में, कोई जाता नहीं वहाँ देखने के लिए, कुछ है ही नहीं वहाँ, बताओ? नहीं, तो लोग जा रहे वैष्णो देवी की पूजा करने के लिए, साईं बाबा के लिए, बालाजी महाराज के धोख मारने के लिए। अरे जो अपनी जो जहाँ मेन कल्चर है हमारा, वहाँ तो जाओ यार। नहीं, अब सरकार ने आकर थोड़ा ध्यान दिया इसके ऊपर, जब वो गीता जयंती मना रहे, गीता जयंती, गीता ज्ञान वहीं से निकला, किसने भगवान ने वहीं उपदेश दिया था, किसी को पता ही नहीं है। हद हो गई यार। नहीं, नरवर्धन पुरातत्व लेख हो गया, ये हो गया राज्यवर्धन। हाँ, इसके बाद नरवर्धन के बाद जो शासक बना साथी वो बना था प्रमुख राजा राज्यवर्धन फर्स्ट। ठीक है, राज्यवर्धन फर्स्ट, राज्यवर्धन के बाद आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन प्रमुख राजा था इसका, वर्धन वंश का, जिसकी की 4 संतानें थी। कौन कौन सी थी? सबसे बड़ा बेटा राज्यवर्धन, इसके बाद राज्यवर्धन फर्स्ट, राज्यवर्धन टू के बाद हर्षवर्धन, हर्ष के बाद हर्ष का छोटा भाई था कृष्ण, और इसकी एक बहन थी राज्यश्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटक आया हुआ क्वेश्चन है क्या, कि राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? बताइए जरा, किससे हुआ था? देखते कितने लोग बता पाते हैं, हालांकि भी लिखा हुआ है, किस लोगों को पता लग गया होगा। देखो, लिखो जरा किसके हुआ था, राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? फटाफट लिखो यार। हर एक स्टूडेंट मेरी नज़रों में रहता है साथियों, याद रखिएगा। हर स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर नजर रखता हूं मैं, कौन क्या कर रहा है। तो राज्यश्री, ये 4 संतानें थी साथियों, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, कृष्ण और राज्यश्री। कृष्ण का कोई खास उल्लेख हमें नहीं मिलता है, खाली मेन 2 ही उसका उल्लेख मिलता है शासकों का। राज्यवर्धन
जो कि बड़ा भाई था हर्ष का। हर्ष से 4 साल बड़ा था कौन? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन के बाद में हर्षवर्धन बनता है। हर्षवर्धन बताऊंगा, अभी बता रहा हूं, 1 मिनट आपको। तो राजश्री का जो हस्बैंड था ना साथियों, राजश्री की शादी की गई थी ग्रहवर्मा से। राजश्री की शादी किससे कर दी गई थी? ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा जो कि उस समय कन्नौज का शासक था। राज्यवर्धन, जब इसके पिता जो थे क्या बोलते हैं, प्रभाकर वर्धन जो इनको पिता थे वो वृद्ध थे। चूंकि वही राम वाली कहानी इनके साथ हुई थी। क्या हुआ था कि जो प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राज्यवर्धन था वो उतना सबल नहीं था, राज्य का चलाने के लिए सबल नहीं था। हालांकि बड़ा था लेकिन सबल नहीं था, और बनना राजा बड़े को ही था। लेकिन हर्ष छोटा था, लेकिन हर्ष ज़्यादा अच्छा प्रिय था प्रजा के अंदर, हर्ष की ज़्यादा छवि अच्छी थी। तो बाप जो कि प्रभाकर वर्धन था, जो बाप था इनका, वो भी अपने बेटे हर्ष को ही राजा बनाना चाहता था, ठीक है। लेकिन हुणों ने आक्रमण कर दिया तो राज्यवर्धन को जाना पड़ा कहाँ पर? हुणों को दबाने के लिए। साथ में उसका 4 साल छोटा भाई वो भी चला गया, कौन? हर्ष। तो बीच में जैसे वो पहुंचे, लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद में एक संदेश गया वहां पर कि आपके पिता बिल्कुल मरने वाले हो रहे हैं। कौन? प्रभाकर वर्धन की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, वृद्ध हो चुके थे बहुत ज्यादा। हर्ष तुरंत वापस आया वहां से, हर्ष तुरंत वापस आ गया। तो जब तक हर्ष आ पाता तब तक उसकी माँ, प्रभाकर वर्धन की पत्नी और हर्ष की माँ जो है सती हो गई थी अपने पति के जीते जी। उसका पति की जब तक डेथ नहीं हुई थी साथियों, जिसका नाम था यशोमती। क्या नाम था? हर्ष की माता का यशोमती नाम था, और वो सती हो गई थी। हर्ष आया जब तक वो सती हो चुकी थी, और फिर उसके पिता ने हर्ष को राजा बनाना चाहा, लेकिन ना चाहते हुए भी हर्ष ने इसको राज्यवर्धन को राजा बनाया था, ठीक है। राज्यवर्धन राजा बना। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ने अपनी बहन की शादी कर दी ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा उस समय शासक था कन्नौज का, ठीक है। तो कन्नौज का जब शासक था तो वहां पर कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी देवगुप्त नाम के शासक ने। एक छोटा सा शासक था, गुप्त शासक नहीं था, छोटा शासक था, अलग राज्य का था। हमला करके कन्नौज के ऊपर ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। राजश्री विधवा हो गई। राजश्री को पकड़ करके देवगुप्त ने कारागार में डाल दिया। ग्रहवर्मा की, राजश्री की पत्नी राजश्री पत्नी थी ग्रहवर्मा की हत्या कर दी देवगुप्त ने। और देवगुप्त जो कि कन्नौज का शासक बन बैठा था, उसकी हत्या कर दी थी राज्यवर्धन ने। यार सीधी सी बात, अपने जीजा की हत्या कौन सहन कर लेगा? बहन की विधवा हो गई, हमारा हो गई यार, बहन विधवा कर दी उसने। राज्यवर्धन ने उसको मर्डर कर दिया। यहाँ पर राज्यवर्धन के साथ एक धोखा हुआ साथियों, एक धोखाधड़ी राज्यवर्धन के साथ क्या हुआ कि जो गौड़ का शासक जो था उस समय, उसका नाम था ईशानवर्मन, नहीं शशांक, हाँ शशांक जो गौड़ का राजा था शशांक, उसने राज्यवर्धन को मिलने के लिए बुलाया अपने दरबार में और धोखे से उसकी हत्या कर दी शशांक ने, जिसने कि बाद में बोधि वृक्ष को भी जलवाने की प्रयास किया था, लेकिन पूरा नहीं जल पाया था, काफ़ी क्षति पहुंची थी। बोध गया का जो संगाराम था उसको भी उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और बोधि वृक्ष को भी कुछ लोग कहते हैं कटवा दिया था, कुछ लोग कहते हैं काफ़ी नुकसान हो गया था लेकिन कट नहीं पाया था। ये एक रिसर्च का विषय है, ठीक है। तो मरवा दिया, राज्यवर्धन ने उसको मार दिया। तो राज्यवर्धन की हत्या राज्यवर्धन का मर्डर करवा दिया था शशांक ने जब राज्यवर्धन को मार डाला तो इसका जो है हवेनसांग कहता है इस बारे में कि उसके राज दरबारियों ने, किसके राज दरबारियों ने? राज्यवर्धन के राज दरबारियों ने सही सलाह नहीं दी उसको। और बात भी सही है यार, मान लो आज हमारा मोदी जी चले जाए पाकिस्तान में मिलने के लिए किसी काम से और वहाँ उनका मर्डर हो जाए, तो फेलियर किसका है? मोदी जी का तो फेलियर थोड़ी ना है यार, फेलियर तो सिक्योरिटी अथॉरिटीज का है। रा क्या कर रहा था उस समय? सीबीआई क्या कर रही थी? उसके सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे? उनके ऊपर सवाल उठेगा नहीं उठेंगे? तो इसी तरह से हवेनसांग सवाल उठाता कि राज दरबारियों ने सही सलाह नहीं दी। राज दरबारियों का जो उसकी कैबिनेट होती है राजा की, उसको सलाह देनी चाहिए थी कि भाई वहाँ मत जा, सिस्टम सही नहीं है, और जाए तो अपने हिसाब से जाए ताकि उसके ऊपर कोई हमला ना कर सके। क्योंकि राज्यवर्धन की हत्या होगी तो हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन ने शपथ ली कि मैं कुछ गिनो चुनो दिनों के अंदर जब तक इस शशांक की अपने भाई की हत्या का बदला ना लूँ, शशांक को जब तक ना मारूँ तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और नहीं तो मैं खुद ही जल मरूंगा अग्नि में। किसने कहा? हर्षवर्धन ने। फिर हर्षवर्धन ने शशांक को मारा, राज्यवर्धन ने हत्या कर दी गौड़ नरेश शशांक ने। किसकी? राज्यवर्धन की, ठीक। अब गौड़ नरेश शशांक को किसने मारा, हराया? हर्षवर्धन ने।
ये पूरी राम कहानी है। और हाँ एक चीज़ और, जब ये राजश्री जो थी ना, ये इसको बेड़ियों में डाल दिया था देवगुप्त ने, कारागार में डाल दिया, और किसी तरह से ये अपनी जान छुड़ा करके बेचारी अपनी इज्जत बचाते हुए किसी तरह से कारागार से निकलकर विंध्याचल के जंगलों में चली गई थी। और बहुत दुखी मन से, उदास मन से सती होने जा रही थी। क्यों? क्योंकि पति गुजर गया था, भाइयों का कोई आता पता नहीं, मिल पा सकती नहीं। उस समय कौन सा टेलीफोन था यार जो फोन कर लेगी, मोबाइल फोन थोड़ी ना थे। तो ये सती होना चाह रही थी, लेकिन एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से हर्षवर्धन ने उसे ढूंढ निकाला विंध्य के जंगलों से। कहां से? विंध्य प्रदेश के जंगलों से। नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ढूंढ निकाला और उसे सती होने से बचा लिया। और फिर दोनों ने मिल करके तब हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। ठीक है, ये राम कहानी पूरी कोई नहीं बताएगा आपको, सही बता रहा, लोग खाली एकेडमिक्स बताते हैं आपको, चार मोटी मोटी बात बता देंगे और साफ। चाहे कोई सी अकेडमी हो, बड़ी से बड़ी अकेडमी में चले जाइए, इतनी डीपली कोई नहीं बताएगा, ना ही कोई इतना एक्सप्लेनेशन करेगा आपके सामने साथियों। बिल्कुल सच बता रहा हूँ। और जो फैक्ट मिलेंगे सेट मिलेंगे मेरे, 19-20 एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाए तो एक अलग बात है। इंटेंशन मेरी होती है 100% मैं आपको सच बताऊँ, जो मेरी खुद की नॉलेज होती है और जो मैं रिसर्च करता हूँ, और बुक्स ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी मुझे मटेरियल मिलता है मैं उसी हिसाब से आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हत्या होगी नशेर शशांक की। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड साथियों, पॉलिटिकल टाइम पीरियड 606 से 647। 606 के अंदर जब ये राजा बनता है ना साथियों, इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष होती है। कितनी होती है? 16 वर्ष। और इसने चलाया था हर्ष संवत। क्या चलाया था? हर्ष संवत, एक कैलेंडर चलाया था, हर्ष संवत बोलते हैं। 16 साल की उम्र में जब ये राजा बनता है तब। ठीक है, जानकारी मिलती है हमें इसके बंसखेड़ा अभिलेख और मधुबन लेख, दो लेख हैं इसके प्रमुख। बंसखेड़ा अभिलेख जिसमें कि इसके सिग्नेचर भी मिलते हैं। आया मजा? आ रहा ना मजा? लाइक शेयर ठोको दबा के, लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर, यही चाहिए बस हमें। ठीक है, दिखाऊंगा, सोच के देखिए। आज से कितने साल पहले, करीब 1400 साल पहले सिग्नेचर मिलते हैं इसके बंसखेड़ा अभिलेख में। नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, याद कर लीजिए अच्छे से। टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, अच्छे से देख लीजिए, सिग्नेचर मिल जाएंगे आपको। राज्य के क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन के सिग्नेचर कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसके सिक्के मिले हैं। हाँ, जानकारी स्रोत और कौन से इसके? बंसखेड़ा अभिलेख, मधुबन अभिलेख और सिक्के। सिक्के कहाँ से मिले हैं? नालंदा हरियाणा का प्रांत है, सोनीपत। नालंदा बिहार में है, सोनीपत है, बिटोरा और फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। हमारे बीच में है कोई उत्तर प्रदेश से? हेलो बोलिए उत्तर प्रदेश वालों, हेलो बोलो। देखते कितने लोग बोलते हैं। फर्रुखाबाद। ठीक है, तो ये पूरा आज का हमारा चैप्टर था साथियों, टॉपिक था हमारा, क्लियर हो गया है। हर्षवर्धन का जो बचेगा उसको हम नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद फिर हम राजपूत वंश में चलेंगे, क्योंकि थोड़ा स्पीड बढ़ाइए साथियों आप भी। ठीक है, अब हम पूर्वोत्तर काल में पूर्व मध्यकाल, हाँ पूरे मध्यकाल में जा रहे हैं। 7th सेंचुरी हमारी आ चुकी है। 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, इन तीनों के तीनों सेंचुरीज के ऊपर जो जो राजवंश हुए हैं उनका शासन, प्रशासन, राजा हैं, सिक्के वगैरह, अभिलेख वगैरह, उनके ऊपर बारी बारी से हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। गाड़ा बोल बोल के सूख जाता है यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, क्या बात है? लाइक शेयर किया करो यार, थोड़ा सा एनर्जी रखा करो सारी। देखो एनर्जी आपके अंदर, देखो मैं इतना मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा बताओ यार? मैं भी तो डिमोरलाइज हो जाता हूँ कभी कभी, नहीं? जब आप लोग के लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स दिया करो। रिस्पॉन्स से क्या होता है कि मुझे भी अच्छा लगता है, फिर मैं और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा एफर्ट लगाता हूँ आपके लिए। जैसे आप देखते होगे पहले से मैं और इंप्रूवमेंट होते जा रहे हैं हमारी क्लास, धीरे धीरे करके। अगर फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देखोगे तो अलग था, और अब 45-46 हमारी वीडियो हो गई है, तो सिस्टम चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है, धीरे धीरे छटता है, फिल्टर होती है चीज़ें। इसी तरह से आप में से फिल्टर हो गए हैं बहुत से लोग। कुछ लोग जो टाइम पास खिलाते थे वो चले गए हैं, जो जिनको चाहिए नेट जेआरएफ चाहिए ना जिनको, वो रेगुलर है हमारे। एलिना जैनवर है, प्रेरणा मैडम है, अरुणा मैम है, फातिमा मैम है, सोनू है, राजभर सोनू सर हैं, नरेश हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर हमारे साथ बने हुए हैं। तो इन्हीं का जेआरएफ होगा, फिल्टर हो जाती हैं। 250, 300 करीब हमारे स्टूडेंट है। टेलीग्राम पे कितने आते हैं वीडियो देखने के लिए? 10% नहीं आते। तो सबको थोड़ी जेआरएफ चाहिए साथियों, नेट जेआरएफ चाहिए। जिसको नेट जेआरएफ चाहिए वही कंटिन्यू डटा रहेगा साथियों, याद रखना। मैदान युद्ध वही जीतता है साथियों जो लगातार अंतिम सांस तक डटा रहता है मैदान में। अंतिम सांस तक डटे रहिए, लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई आपके साथ है साथियों, अंतिम समय तक आपके साथ खड़ा रहूँगा, अंतिम समय तक, बशर्ते कि आप बने रहे मेरे साथ में। तब ऐसे नहीं होने वाला। बातों से नेट जेआरएफ नहीं होते साथियों, नेशनल लेवल का एग्जाम है।
धज्जियाँ उड़ जाती है, अच्छे अच्छे धुरंधरों की, धरे रह जाते हैं। ठीक है, तो अधिक ना समय लेते हुए हमारे चैप्टर क्लियर हो गया। कल हम इसके बाद में और नेक्स्ट चैप्टर जो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तब तक आप लगे रहिए स्टडी के अंदर। जय हिंद और जय भारत।